हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज की इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं लेक्चर 5 का पार्ट 4। इसमें हम आज देखेंगे फंक्शंस से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। हम जानते हैं कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सी प्लस प्लस फीचर्स प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका मतलब है एक ही चीज़ के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होना और हर इंटरप्रिटेशन, हर मीनिंग अलग अलग कंटेक्स्ट में क्लियर होना। फंक्शन ओवरलोडिंग भी इसी को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के कुल मिला के 3 तरीके होते हैं। पहला फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तीसरा वर्चुअल फंक्शन। जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं। वर्चुअल फंक्शन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग से पहले आप सी लैंग्वेज के एक रूल को याद करिए, जहां पर यह कहा गया था कि एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस के नाम सेम नहीं रखे जा सकते। सी प्लस प्लस में इस रूल को मॉडिफाई किया गया और सी प्लस प्लस में आप एक से ज़्यादा फंक्शंस के नाम सेम रख सकते हैं। हालांकि उसकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को हमको आज एक एग्जाम्पल के द्वारा समझना है। तो आइए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा फंक्शंस का नाम सेम रखेंगे। अगर हम जानें कि फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग यानी एक से ज़्यादा फंक्शंस की डेफिनेशन विद द सेम नेम। एक से ज़्यादा फंक्शंस जिनके नाम सेम हो। लेकिन किन फंक्शंस के नाम सेम रखना है? अगर एक प्रोग्राम में आप बहुत सारे फंक्शंस बना रहे हैं तो कौन कौन से फंक्शंस के नाम आपको सेम रखना चाहिए जो आइडियली सिमिलर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूं जिसमें बहुत सारे फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस अलग अलग डायग्राम के एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे एक फंक्शन है जो सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है, एक और फंक्शन है जो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का कहना यह है कि आप इन दोनों का नाम सेम रखिए। एरिया दोनों का नाम सेम है क्योंकि उनके जॉब सिमिलर है। अगर एक फंक्शन एरिया कैलकुलेट कर रहा है, दूसरा फंक्शन वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा है, तो उनका नाम सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके जॉब अलग अलग है। सो व्हेन वन फंक्शन नेम is overloaded with different jobs, it is known as function overloading. आइए अब एक प्रोग्राम देखते हैं। जो एरिया वाला एग्जांपल मैं आपसे कह रहा था वही हम प्रोग्रामिंग में करेंगे। सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रहा हूं। #include conio.h। conio.h हम इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि getch और clear screen फंक्शन का डिक्लेरेशन अवेलेबल हो। iostream.h हेडर फाइल हम यूज़ कर रहे हैं सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट्स के लिए। सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन इसमें होता है। अब मैं 2 एरिया नाम के फंक्शंस बना रहा हूँ। एक एरिया फंक्शन है जिसमें 2 इंट आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं और इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है। एक और एरिया फंक्शन है जो फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और इसमें एक इंट टाइप का आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। अब मैं बनाता हूँ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ। देन मैंने एक वेरिएबल बनाया r नाम का जिसमें मैं रेडियस रखूँगा। मैंने लिखा सी आउट एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल सीन r। तो जो भी यूज़र ने रेडियस एंटर किया होगा वो r में चला जाएगा। अब मुझे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के लिए मैं एरिया फंक्शन को कॉल करूँगा।
तो मैंने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया कैपिटल ए, जिसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ वो जो एरिया फंक्शन करेगा रिटर्न। एरिया फंक्शन को कॉल करते वक्त मैंने आर की वैल्यू पास करी। इसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ एरिया ऑफ सर्कल इज और कैपिटल ए की वैल्यू। इस तरीके से सर्कल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं दो वेरिएबल्स और बना रहा हूँ लेंथ और ब्रेड्थ रखने के लिए, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ रखने के लिए, और उसका एरिया रखूंगा ए में। यूजर को एक मैसेज, एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। फाइन। सीन एल और बी में ये वैल्यू असाइन स्टोर हो गई। अब मुझे क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैं ए में असाइन करता हूं वो वैल्यू जो एरिया फंक्शन रिटर्न करेगा, जिसमें मैं एल और बी पास कर रहा हूं। सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज और ए की वैल्यू ch, और मेरा मेन फंक्शन की बॉडी एंड हो गई। अब बनाते हैं दोनों एरिया फंक्शंस। किसी भी फंक्शन को आप पहले डिफाइन कर सकते हैं। मैंने एरिया फंक्शन बनाया सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने वाला, जिसमें मैंने एक r नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ रिटर्न 3.14 इंटू r दैट्स इट। फ्लोट इंट, हमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। इंट एल इंट बी, और यहां पे रिटर्न एल इंटू बी। आई होप ये कोडिंग तो आपको समझ में आ रही होगी। एरिया सर्कल का कैलकुलेट हो रहा है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, तो 3.14 इंटू आर से हमने सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लिया। और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो हमने एल और बी का मल्टीप्लाई करके वैल्यू रिटर्न करा दी। अभी हमारा प्रोग्राम बनके तैयार है। अभी इस प्रोग्राम को एक बार हम रन करते हैं। ये कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। ओके, मैंने रन किया। एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, मैंने रेडियस एंटर किया है 6, तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया है 113.04। ओके, एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो मैंने एंटर किया 6 ऑफ 3, तो देखिए एरिया आ गया 6 इंटू 3 दैट इज 18। तो इस तरीके से हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें दो फंक्शंस हैं और दोनों के नाम सेम हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कंपाइलर के बहुत सारे काम में से एक ज़रूरी काम है फंक्शन के कॉल को देखकर उसकी सही डेफिनेशन के साथ बाइंड करना। यानी जब कंपाइलर इस लाइन को देखेगा तो ये है फंक्शन कॉल। इस समय कंपाइलर को ये तय करना है कि कौन सा वाला वर्जन एरिया का चलने वाला है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। अर्ली बाइंडिंग का मतलब कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग कर देना। बाइंडिंग कर देना मतलब जोड़ देना, मैप कर देना। तो फंक्शन कॉल पर कौन सी वाली डेफिनेशन चलने वाली है ये कंपाइल टाइम पे तय हो जाता है। तो दो अलग अलग डिक्लेरेशंस हमारे पास हैं। दोनों डिक्लेरेशन में कुछ फ़र्क है, नाम तो सेम है। तो अब हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाइलर किस तरीके से काम करता है। कंपाइलर सबसे पहले ये देखेगा कि पूरे प्रोग्राम में ऐसे कितने फंक्शंस हैं जिनका नाम एरिया है। जितने फंक्शंस एरिया नाम के उसे मिलेंगे वो उसके लिए पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से किसी एक को उसे इसके साथ बाइंड करना है। उसने देखा एरिया नाम के दो फंक्शंस अवेलेबल हैं,
अब 3 रूल्स हैं कंपाइलर के पास जिनकी मदद से कंपाइलर ये तय करेगा कि कौन सा वाला एरिया इस समय इस कॉल के साथ बाइंड होगा। ये 3 रूल एक एक करके कंपाइलर चेक करता है। पहला रूल चेक करता है, अगर उसकी मदद से उसे पता करने में आसानी हो जाती है, पता कर लेता है वो कि कौन सा वाला वर्जन बाइंड होना चाहिए, तो सेकंड और थर्ड रूल को नहीं देखेगा। लेकिन अगर फर्स्ट रूल फेल होता है तो सेकंड रूल को देखेगा, सेकंड रूल भी फेल होता है तो थर्ड रूल को देखेगा। पहला रूल है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये हुआ कि जितने वर्जन्स अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा वाला वर्जन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अब हम देख सकते हैं एग्जैक्टली मैच कर रहा है दूसरा वाला वर्जन, क्योंकि यहाँ से एक सिंगल वैल्यू इंट टाइप की पास हो रही है, तो ये वाला वर्जन मैच कर गया। तो इसीलिए ये वाला वर्जन इस कॉल के साथ बाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से जब इस फंक्शन को देखा जाएगा तो इसकी बाइंडिंग होगी उस एरिया के वर्जन से जिसमें 2 इंट टाइप के आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है। हम कह सकते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग रिजॉल्व होती है फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को देखकर, यानी आर्ग्यूमेंट्स में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ एक बात बहुत नोटिस करने की है कि फंक्शंस के अगर नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट्स भी सेम है, लेकिन रिटर्न टाइप अलग अलग है, तो क्या फंक्शन ओवरलोडिंग रिजॉल्व हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, एरर आएगी। फंक्शन ओवरलोडिंग की शर्त है फंक्शन के नाम सेम होने चाहिए और आर्ग्यूमेंट्स में अंतर होना चाहिए। क्या होता अगर ये रूल फेल हो जाता, यानी पहला रूल एग्जैक्ट मैच वाला फेल हो जाता, तो फिर हम रूल देखते टाइप प्रमोशन, यानी हमारे पास कुल मिलाकर 3 रूल्स होते हैं। तो पहले रूल के तहत देखा जाता है कि एग्जैक्टली मैच हो रहा है क्या। दूसरा रूल ये होता है कि अगर एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है तो टाइप को प्रमोट करिए। टाइप को प्रमोट करने का मतलब कैर को इंट में कन्वर्ट करते हैं और फ्लोट को डबल में। टाइप प्रमोशन ये 2 ही है। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है तो फंक्शन कॉल में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का टाइप प्रमोट करके फिर मैचिंग कराई जाएगी डिफरेंट वर्जन से। अगर कोई एक वर्जन मैच कर जाता है तो उसको बाइंड कर देंगे। यदि दूसरा रूल भी फेल हो जाता है तो तीसरा रूल देखा जाता है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब हुआ कोई भी प्रिमिटिव टाइप किसी भी दूसरे प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, यानी इंट कैर में भी कन्वर्ट हो सकता है, कैर फ्लोट में भी कन्वर्ट हो सकता है, फ्लोट इंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसकी मदद से अगर रिजॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो आएगी एरर। आपको अगर इस लेक्चर में कुछ भी समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन भी कर सकते हैं और जो डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।